तुम लोग इंतजार कर रहे थे तो सुनो। तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो इप्पो की एक और धमाकेदार एपिसोड। खैर दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी घंटे का लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा ना दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो 1 घंटे की होने वाली थी, लेकिन बीच में मेरा पीसी हीट अप होने की वजह से 20 मिनट का पार्ट मेरे हाथों से लॉस हो गया। खैर, एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, इस इप्पो की एपिसोड के बीच में मैंने एक इम्पोर्टेंट सवाल छुपा रखा है हाजिमे नो इप्पो से रिलेटेड, और जो भी उसका सही जवाब देगा मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा, और अगर उसका चैनल है तो उससे प्रोमो दूंगा। वो सवाल वीडियो के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो आपको वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखनी होगी। इसके चलते ही मैं आप सभी को बताता चलूं, अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, चाहे तो इस एपिसोड को डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं ना दोस्तों। हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चीफ कामुगावा अपने स्टूडेंट्स को पहाड़ी इलाके में ट्रेनिंग कैंप के लिए ले जा रहा होता है। अब चीफ कामुगावा ने इस इलाके को इसलिए चुना होता है, एक तो ये बॉक्सर की ट्रेनिंग के लिए काफी अच्छी जगह है, दूसरी वजह यह है कि वहाँ पे चीफ कामुगावा का एक बहुत पुराना दोस्त भी रहता है। अब ये लोग जैसे जैसे एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के साइन लगाए होते हैं कि प्लीज आगे मत जाइएगा, यहाँ पे जंगली बालुओं और बियर्स का खतरा है। ये देख के इप्पो को फिक्र होने लगती है कि कहीं हम पे कोई जंगली बियर ही ना टूटा है। तो ताकामुरा कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें क्या ही टेंशन है, अगर बियर मेरे रास्ते में आएगा तो कसम से मैं उससे ही पटक डालूंगा। बियर उल्टा मुझसे डरेगा और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा कि उसका पाला मुझसे क्यों ही पड़ा। थोड़ी देर में ये लोग लोशियो लॉज पहुंच जाते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पे घर बना होता है। बिल्कुल क्लिफ के किनारे पे घर को देख के किमुरा कहता है, क्या उस बुड्ढे की भी मत मारी गई थी? आखिरकार कौन सिर पेरा ही एक घर को इतने किनारे पे बनाता है? एक चोटी का क्या ही भरोसा, आज पहाड़ के ऊपर है तो अगले दिन पहाड़ के नीचे होगा। और इसके चलते उन्हें अपनी पीठ पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, खतरे को झेलना यही तो मेरी खासियत है। आम अल्फाजों में तुम मुझे खतरे का खिलाड़ी बोल सकते हो ना। जितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर होता है, दिखने से ये एक मुक्के का ही बुजुर्ग लगता होता है ना दोस्तों। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही चीफ कामुगावा का दोस्त है। उसको देख के चीफ कामुगावा काफी खुशी से उसके नाम को पुकारता है, नेको-चान। असल में नेको जापानीज में बिल्ली को भी कहते हैं। वो बुड्ढा भी चीफ कामुगावा को देख के काफी खुशी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे बढ़ रहे होते हैं जैसे कि कई सालों से बिछड़े हुए यार ही क्यों ना हो। मगर वो जैसे तैसे एक दूसरे की रेंज में दाखिल ही होते हैं, वो लोग एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, एक दूसरे की जानों पर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते सारी ऐसे ही बॉक्सिंग को शुरू कर डालते हैं जैसे कि वो अपनी जवानी में लड़ा करते थे ना दोस्तों। ये बात तो सच निकली कि जुनून और जज्बे की कोई उम्र नहीं होती। तभी नेको अपने मुंह से खून को पूछते हुए कहता है, अरे वाह, तुम आज भी पहले जैसे ही स्ट्रांग हो कामुगावा। तो दूसरी तरफ चीफ कामुगावा भी अपने नाक से खून को साफ करते हुए कहते हैं, सेम अल्फाज और सेम शब्द मैं तुम्हारे बारे में भी कहना चाहूंगा नेको-चान। दोस्तों, इनकी बातों से साफ पता चलता है कि ये लोग अपने वक्त के खिलाड़ी हैं और एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। इन दोनों को आज भी इतनी फुर्ती दिखाता देख के इप्पो काफी हैरानगी से कहने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये 80 साल के बाद ही लड़ रहे हैं। आओकी भी काफी हैरानगी से कहने लगता है, मैं आज के बाद से चीफ कामुगावा से कभी भी स्पारिंग मैच नहीं लड़ूंगा। लड़ना तो दूर की बात, मुझे तो इनके पंचेस तक नहीं दिख रहे थे। तभी मैनेजर यागी सभी को नेको-चान से मिलाता है। वो बताता है कि इनका पूरा नाम गिनपाची नेकोटा है, जिन्हीं सब में नेको-चान ताकामुरा से जहमत होके कहने लगते हैं, ये बड़े सा सांड, ये जरूर ताकामुरा ही होगा। नेको-चान बताता है, मैं तुम्हारी वीडियोस वगैरह को मंगाया करता था, मैगजीन्स के थ्रू भी मुझे पता चला है कि तुम इस वक्त जापान के मिडलवेट चैंपियन हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो इप्पो से भी मुखातिब होके कहता है, तुम्हारी फाइट दाते से काफी ज्यादा करीबी में थी, बस एक पंच की दूरी ने इस मैच का टाइटल डिसाइड किया था। जो सब सुन के इप्पो को काफी ज्यादा खुशी होती है
वो कहता है इट्स एन ऑनर सर कि आप चीफ कामुगावा के राइवल होते थे और आप मेरे बारे में भी जानते हैं। तो इन्हीं सब में आओकी और किमुरा भी अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि जरूर अगर वो ईपो को जानता है तो वो हमें भी जानता होगा। लेकिन वो नेको कहने लगता है ये दोनों सिरपेरे और डड्डू के मुंह वाला कौन है, कभी देखा नहीं इन दोनों को। थोड़ी देर में ईपो और उसके के सारे दोस्त अपने ट्रेनिंग रेजिमेंट्स को शुरू कर डालते हैं। थोड़ी देर में ये लोग अपने रोड वर्क के लिए निकलने लगते हैं, जहाँ पे चीफ कामुगावा शिनोजो को लड़कों की जिम्मेदारी देता है कि इनका ख्याल रखना और इनको वापस लाना और इनको रास्ता दिखाना तुम्हारे जिम्मे है। जाने से पहले नेको चाओ ने वार्न करता है कि ख्याल रखना, आसपास काफी ज्यादा जंगली बेयर है ना। एक वजह ये भी है कि चीफ कामुगावा ने इस जगह को चुना है क्योंकि यहाँ पे रोड वर्क काफी ज्यादा काम का हो सकता है। काफी तरह तरह की ऊंचाइयां और उतराइयां जो कि लगातार बॉडी पे तरह तरह की जगहों से प्रेशर डालती है। ईपो, किमुरा, आओकी एक तरफ जैसे जैसे अपने रोड वर्क को हिट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ताकामुरा पंचिंग बैग पे अपने तरह तरह के पंचेस को बरसा के उन्हें शॉट कर रहा होता है। नेको-चान जबकि उसके पंचिंग बैग के पीछे मौजूद होता है, इसके बावजूद भी वो ताकामुरा के पंचेस की पावर को महसूस कर पाता है। तो इसी बात पर नेको कहता भी है काफी वक्त हो चुका है कि मैं तुम जैसे पावरफुल बॉक्सर से नहीं मिला जिसके पंचेस में इस कदर दम हो। तो ताकामुरा उसे बताता है ये तो कुछ भी नहीं है ओल्ड मैन, मैं तुम्हारी खातिर ही अपने पंचेस में कम दम लगा रहा था ताकि कहीं तुम जख्मी ही ना हो जाओ। मेरे एक सिंगल पंच में ही इतनी बड़ी ताकत छुपी पड़ी है कि मैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम शिनोजो-सान और ईपो की टीम को देखते हैं जो कि वो वापस लौटते हुए काफी ज्यादा थके होते हैं। इन्होंने काफी चढ़ाइयाँ चल रही होती है और उतरते वक्त ऑब्वियसली इनकी टांगों ने जवाब दे दिया होता है। चढ़ाई उतरते वक्त ईपो नोटिस करता है कि मेरा सारा का सारा वजन मेरे पाँव पे दबाव डाल रहा है और अपने वजन को बरकरार रखने की वजह से मैं टांगों पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे ऑब्वियसली मेरी स्पीड और फुटवर्क इम्प्रूव होगा। ये वेट शिफ्टिंग के दौरान भी ईपो की काफ़ी मदद करेगा और ऑब्वियसली उसके डेम्पसी रोल को मोर इफिशिएंट बनाएगा। ईपो अब उस पॉइंट को समझने लगता है कि चीफ कामुगावा ने आखिर क्यों इस पहाड़ वाली जगह को चुना हमारी ट्रेनिंग के लिए। ईपो ये सब कुछ सोच के आगे बढ़ ही होता है कि अचानक से ईपो अपने पीठ पीछे एक ऐसी चीज देखता है जिसको देख के ईपो ना चाहते हुए भी अचानक से तेज दौड़ने लगता है। सारे लोग ईपो से पूछते हैं कि तुम इतना डर के मारे भाग रहे हो, तो ईपो उन्हें भी पीछे देखने के लिए बोलता है और वो अब जैसे तैसे करके अपनी नजरें अपने पीछे दौड़ाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी पीठ पीछे खूंखार बेर को पाते हैं और उसको देखते ही इनके रंग उड़ जाते हैं। ये लोग भी पागलों की तरह भागने लगते जबकि इनके पैरों में एक सेकंड पहले दम भी नहीं था ना। इससे कहते हैं मोटिवेशन। तो इसी तरह कैसे ना कैसे करके शाम तक ये अपनी जान बचा के लॉज पहुंच ही जाते हैं और जब खाने के वक्त में वो ये कहानी सभी को बताते हैं तो नेको मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, चाहे भले ही बेयर इंसान से ज्यादा तेज भागते हैं लेकिन चढ़ाई वो लोग नहीं उतर सकते क्योंकि उनके पैर काफी ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन ताकामुरा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा डरपोक लोग हो। ताकामुरा उन्हें कहता है क्या तुम लोगों को इसका मतलब जर्रा भी मालूम है, अगर तुम लोग उस बेयर को मार देते तो तुम लोगों की बॉक्सिंग की रेपुटेशन में भी काफी ज्यादा इजाफा होता। थोड़ी देर में रात का अंधेरा होने की वजह से सभी लोग अपने बिस्तरों में जाके सो जाते हैं सवाई ईपो के। बाहर खुली फिजा में बैठ के ईपो सेंडो वर्सेस स्पीड स्टार के मैच के बारे में सोच रहा होता है कि सेंडो ने कैसे उसे एरिना में ह्यूमिलेट किया। ईपो सोचता है कि स्पीड स्टार भी किसी से कम नहीं है लेकिन उसे सेंडो ने उसकी औकात याद दिलवा दी और अब बहुत जल्दी ईपो का भी मुकाबला सेंडो से होने को जा रहा है और अगर ईपो जीत गया तो वो जापान का फेदरवेट चैंपियन बन जाएगा। लेकिन मसला तो यह है सेंडो कोई इजी अपोनेंट नहीं है। ईपो ने उसे अपनी आंखों कानों से देखा और सुना भी। सेंडो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जब लास्ट टाइम ईपो ने सेंडो को हराया था ईपो को टेंशन होने लगती है, क्या मेरा डेम्पसी रोल इतना काबिल है कि वो सेंडो को पटक डाले? क्या मेरे पंचेस में इतना दम है कि मैं सेंडो जैसे पे बाड़ी पड़ पाऊं? एक वक्त में ईपो के मन में काफी तरह तरह के सवालात जाग रहे होते हैं जो कि उसकी पूरी की पूरी नींद को उड़ा चुके होते हैं। चीफ कामुगावा ईपो को इस रात के अंधेरे में उठा हुआ पाता है। वो पूछता भी है, ईपो इतनी रात में तुम क्यों जागे हुए हो? पर उसके चेहरे पे परेशानी को देख के चीफ कामुगावा गेस करते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी फिक्र खाई जा रही है
कि क्या तुम्हारा डेम्सी रोल सेंडो को हराने के काबिल भी है या फिर नहीं। क्यों मैंने ठीक कहा ना ईपो। जो सुन के ईपो अपनी नजरें झुका देता है। चीफ कामुगावा ईपो को बताता है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारा डेम्सी रोल इंतहाई पावरफुल मूव है, लेकिन हाँ वो उनके आगे ही अच्छा काम करता है जो पीछे हट रहे हो। फर्क तो यहाँ पे पड़ता है, जैसे जैसे तुम डेम्सी रोल में जाने लगते हो तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगता है, और ऐसे में अगर कोई तुम्हारी तरफ बढ़े तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जहाँ तक सेंडो की बात है, सेंडो तो पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। चीफ ईपो को पहले ही बता देता है, तुम्हारे डेम्सी रोल में जाने से पहले ही सेंडो तुम पे आ टूटेगा। तो आगे से ईपो माकनाउची काफी परेशानी से अपना सवाल उठाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए चीफ, मैं कुछ तो कर सकता हूँगा। तो चीफ चिल्लाते हुए कहता है, ईपो ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट को परफॉर्म करना आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। जब जैक डेम्सी ने इस टेक्निक को बनाया था तो उसे डेम्सी रोल का नाम दिया। वो सबसे पहले अपने अपोनेंट पे भारी पड़ता है और उससे पीछे धकेलता है। जब उसे एक अच्छा मौका मिलता है वो फौरन से अपने डेम्सी रोल का सहारा लेता था। अपने अपोनेंट को पीछे धकेलने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारे फुटवर्क, तुम्हारी ग्राउंडिंग टेक्निक और तुम्हारे पंच में इतना दम होना चाहिए। ये बात भी मत भूलो, बॉक्सिंग मैच में हर चीज़ की एक बारी और एक मौका और एक टाइमिंग होती है जो कि हर किसी को कहीं ना कहीं पे ज़रूर मिलती है। तुम्हें बस उसका ही तलाश करना होगा, और अगर तुम्हें नहीं मिलती तो तुम्हें बनाना होगा। डेम्सी रोल की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब तुम अपने अपोनेंट को पीछे धकेलना शुरू करते हो। सर से लेके पैर तक टेक्निक का कॉम्बो और फिर डेम्सी रोल का इस्तेमाल, ये है परफेक्शन डेम्सी रोल की। तो इन सब का मतलब ये है कि चीफ कामुगावा कह रहा है ईपो से कि तुम्हें एक पैटर्न ढूंढना होगा, एक ऐसा पैटर्न जो कि डेम्सी रोल को स्टार्ट दे पाए ना। ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हारी सब चीज़ों का स्ट्रॉन्ग और फाइनेस्ट होना पड़ेगा, इसलिए तुम इस ट्रेनिंग कैंप में आए हो। यहाँ पे तुम सीखोगे अपनी बॉडी को कैसे मजबूत बनाते हैं, और हैवी पंचेस खाने के बावजूद भी कैसे मैदान में कदम जमाई रखते हैं और उल्टा अपने अपोनेंट को पीछे धकेलना। मेरा मानना है अगर ये चीजें तुम यहाँ पे अचीव कर लो ईपो, तुम सेंडो को भी पीछे धकेल पाओगे, जो कि एक डेम्सी रोल को स्टार्ट देगा, और ऑब्वियसली फिर तुम उसे फिनिश कर पाओगे। ईपो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस माउंटेन एरिया में तुम्हें हाइकिंग के लिए लाया हूं? तो तुम गलत हो, हम यहाँ पे अचीव करने आए हैं। जो देख के ईपो समझ जाता है, जो सुन के ईपो समझ जाता है कि उससे अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है और इसके लिए उससे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ईपो को सेंडो के खिलाफ सिर्फ टेक्निक का सहारा नहीं लेना, उसे पीछे धकेलने के लिए ईपो को पावर की भी जरूरत है, और यहाँ पे वो ट्रेनिंग कैंप में इसे अचीव करेगा। और जाहिर सी बात है सेंडो जैसे को पीछे धकेलने के लिए ईपो को उससे ज्यादा पावरफुल पंचेस को थोपना होगा और उससे ज्यादा तेजी से पंचेस को फेंकना होगा। सुबह का सूरज निकलते ही ये सारे के सारे लड़के अपने रोड वर्क को हिट करते हैं, जहाँ पे इनके साथ इस बार ताकामुरा भी होता है। मगर ताकामुरा इन पे गुस्सा हो जाता है कि गलों में जो तुम लोगों ने बेल लटकाई हुई है इसे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो वो ये लोग बताते हैं कि ये हमें नेको चाह ने दिया है, उसने कहा है कि ये बेल की आवाज बियर को दूर रखता है। ताकामुरा उन्हें हल्के में लेते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा बुज़दिल हो, तुम लोगों को मेरे साथ चलने का हक भी नहीं हासिल। ये कहते हुए ताकामुरा स्पीड मार के आगे निकल जाता है। उतने में पीछे से कोई तेज से चीज आके ईपो पे अटैक कर डालती है और यहाँ तक ईपो को काट भी लेती है। आओकी और किमुरा इस कदर डर जाते हैं कि वो ईपो को पीछे मरने के लिए छोड़ देते हैं और खुद अकेले यहाँ पे भाग के आ जाते हैं। वो आते हैं चीफ कामुगावा को बताने कि ईपो पे बेयर ने अटैक कर दिया और यहाँ तक उसे काट भी लिया। आओकी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहता है, हमने तो उससे मौत की गांठ पीछे ही छोड़ दिया, हम अपनी जान बचाने में इस कदर मगन थे कि ईपो का ध्यान तो हमारे जहन से ही निकल गया और शायद से अब तक तो बेयर ने ईपो को निगल भी लिया हो। जो सुनते सारी चीफ कामुगावा के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी तुम बेयर के जबड़ों में फंस जाओ तो जिंदा लौट के आना लगभग इम्पॉसिबल है। अब तो बस वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें ईपो के कफन दफन का इंतजाम करना पड़ेगा। नेको-चा अपनी शॉटगन रिलोड करते हुए कहता है, तुमने आखिरी बार बेयर को कहाँ पे देखा था? हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा करने को है,
हमें ईपो माकानोची को बचाना ही होगा। नेको गुस्से में आके इधर उधर शॉटगन पॉइंट करने लगता है। ताकामुरा की फट जाती है कि अगर तुमने गलती से शूट की तो मेरा बेजा उड़ जाएगा, जबकि आओकी और किमुरा उधर ही खड़े होकर बार बार यही कहते जा रहे होते हैं, हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा, अगर करे तो करे भी क्या करे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं ईपो माकानोची यहाँ पे आवाज लगाते हुए आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा मतलबी हो, मुझे पीछे ही छोड़ के अकेले यहाँ पे भागे चले आए। ईपो के साथ यहाँ पे किसी का पालतू कुत्ता भी होता है। वो ईपो को यहाँ तक का रास्ता दिखा के आया होता है क्योंकि ईपो कहीं पे खो गया था। इस डॉगी को देख के आओकी किमुरा समझ जाते हैं कि जिसे वो बेयर समझ के भाग रहे थे वो असल में एक पालतू कुत्ता था। नेको अपनी शॉटगन को साइड पे हटाते हुए कहता है, ओह ये मेरा डॉग हाची है, ये काफी ज्यादा फ्रेंडली है और अटैक नहीं करता। वो अलग बात है इसने तुम्हें देख के फौरन से गले लगाने की कोशिश की हो। ताकामुरा उससे कहता है, अबे बड़वे अपनी शॉटगन की नोजल मेरे सर से हटा, मेरा बेजा तू उड़ा के ही छोड़ेगा। इसके बाद चीफ कामुगावा कहता है, चलो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल है, तो चलो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे नए ट्रेनिंग रेजिमेंट्स देता हूँ। ईपो को यहाँ पे एक एक्स दी जाती है, उससे कहा जाता है सारे के सारे पेड़ों को उखाड़ो और ये तुम्हारी शोल्डर्स और हाथ और ग्रिप की ट्रेनिंग के लिए काफी अच्छी है। जबकि दूसरी तरफ आओकी और किमुरा को पानी में स्क्वाट्स लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब जिम्मेदारी मेरा मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों आर्म स्क्वाट्स लगाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है पानी में स्क्वाट्स लगाना। शायद से पहले एक दो स्क्वाट लगाने के बाद आप सोचो कि नहीं यार पानी में स्क्वाट लगाना ज्यादा इजी है, मगर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक बार असल में जरूर पानी में 100 स्क्वाट्स को पूरा करना। पानी में स्क्वाट लगाने से आपकी फीट, आपकी लेग्स और आपकी बैक मसल स्ट्रॉन्ग होती है। ऑब्वियसली बॉक्सिंग में वेट शिफ्टिंग के दौरान यही मसल्स काम आती है। दोस्तों हाजिमे नो ईप्पो में हमें बढ़ बढ़ के बॉक्सिंग का नॉलेज दिया जा रहा है कि कैसे आप एक्सट्रीम में अपनी बॉडी को बॉक्सिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप एक फाइटर है या फिर बॉक्सर है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा अब तक ईप्पो में जितनी भी ट्रेनिंग्स के रेजिमेंट्स हमें दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल है बॉक्सिंग की दुनिया में। ना कि सिर्फ इतना बल्कि अंडर वाटर स्क्वाट्स आपके बैलेंस को भी मेंटेन करने में आपकी ही मदद करता है। शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, मैं काफी डिटेल्स में ये एक्सरसाइज बताता रहता। इसके बाद नेको ने कहता है कि तुम लोग स्क्वाट्स अभी भी आधे आधे कर रहे हो, तुम लोगों को डीप अंडर वाटर तक जाके उठना होगा अगर तुम लोग पूरे तरीके से स्क्वाट से फायदा उठाना चाहते हो। लेकिन इस बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं, लो डूब गया। दूसरी तरफ ताकामुरा मैनेजर यागी को अपने पीठ पीछे उठा के अपना रोड वर्क पे ध्यान दे रहा होता है। जिस सब के बाद जब ईप्पो वुड्स को चॉप कर रहा होता है तो ईप्पो से ठीक तरीके से हो रहा नहीं होता। तो यही बुड्ढा नेको उसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी लोअर बॉडी को स्टेबल रखना होगा और फिर ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करके जितना दम है लगाओ। ये कहते हुए वो काफी खूबसूरती से उस लकड़ी को दो हिस्सों में बांट देता है। याची उसे अपनी मसल्स दिखाते हुए कहता है कि कैसे सिर्फ लकड़ी काटने से ही उसने ऐसी बैक मसल और शोल्डर मसल गेन किया। नाउ ईप्पो ने ये जगह जगह पे सुना होता है कि अगर तुम एक डिसेंट पंच को थ्रो करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारी बैक मसल का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ईप्पो ये देख के, ये जिंदा मिसाल देख के समझ जाता है कि ये एक्सरसाइज ही वो चीज है जो ईप्पो को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। ईप्पो सोचता है ये वही 70-80 साल का बाबा है जिसकी मसल अभी तक काफी खूबसूरती से मेंटेन है थैंक्स टू चॉपिंग वुड। हेयाची नेको से कहता भी है तुम्हारा अगला अपोनेंट सेंडो है ना, चीफ कामुगावा ने बताया था मुझे इसके बारे में, और अगर तुम उससे पीछे धकेलना चाहते हो तो यकीन करो बैक मसल इज द की। लेकिन वो ईप्पो को वार्न करता है कि जिस तरह से तुम बॉक्सिंग लड़ते हो, जो तुम्हारा स्टाइल है, ये तुम्हारे जिस्म को तबाह कर देगा एक दिन। चाहे भले ही तुम मैचेस के ऊपर मैचेस दड़दम विक्ट्री भी हासिल करो, यकीन करो तुम्हारा बॉक्सिंग का रास्ता एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत खास चीज की तरफ हमारा ध्यान करवाया जा रहा है, तो इसे गौर से समझिएगा। इसे कहते हैं पंच ड्रंक, मतलब के शराब का नशे में मुब्तला जैसे होना। पंच खाने के बावजूद भी एक बार मैच खत्म हो जाए उसका असर आपकी बॉडी पे रहता है। और अगर इसका मैं रियल लाइफ में कोई मिसाल दूं तो वो मोहम्मद अली है। उसकी बॉडी बॉक्सिंग लड़ने की वजह से इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी कि वो ठीक तरीके से बातें भी नहीं कर पाता था। तो चलो यार कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। इसी तरह नेको ईप्पो को बताता है कि एक बॉक्सर होता था जो सिर्फ
आगे बढ़ता था और पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता था। वो महान था महान होने के भी नाते, वो कमाल का था कमाल होने के भी नाते। और उसे बॉक्सिंग की रिंग में चाहे जितनी बार भी पटका, उसे बार बार नॉकडाउन किया, वो फिर भी अपने पैरों पे आ खड़ा होता था। लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका करियर बहुत ज़्यादा छोटा पड़ गया और ब्रेन डैमेज की वजह से ही उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ना दोस्तों, नागी ने ये जो बात कर ली और ईपो ने सुन ली और मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। इस बात को याद रखना, ये सीजन 3 में बहुत बार काम आने वाली है, जब हमें नेको और चीफ कामुगावा का पास्ट दिखाया जाएगा। दोस्तों मैं फिर कहूंगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो इस बात को याद रखना। नेको उस फाइटर के बारे में दोबारा से बोलता है। उस बेचारे फाइटर को 5 साल लग गए वापस नॉर्मल होने में। नेको उससे ये भी बताता है, अगर मैं तुम्हें साफ साफ समझाऊं तो वो अभी भी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ। ये कहते हुए नेको-चा अपना हाथ ईपो को दिखाता है और वो अभी भी कांप रहा होता है। तो दोस्तों इन बातों से हमें ये पता चलता है, नेको जिस फाइटर की बात कर रहा है वो उसका अपना आप है। नेको यहाँ पे ईपो को अपनी मिसाल दे रहा है कि वो मैं ही हूँ जिसको ब्रेन डैमेज हुई थी। ना दोस्तों, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ कि इसे याद रखना। सीजन 3 में हमें जब इनका पास्ट दिखाया जाएगा तो ये बात काफी ज्यादा काम आने वाली है। ईपो बात तो समझ जाता है, लेकिन ईपो के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ईपो से कहता है कि मुझे सैंडो को फेस करना ही पड़ेगा और ठीक इसी तरह करना पड़ेगा। ईपो काफी ज्यादा जुनून और जज्बे से उभरने लगता है। वो कहता है कि एटलीस्ट मुझे सैंडो से ऐसे ही लड़ना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने करियर से क्यों ना हाथ धोना पड़े। ये सुन के नेको कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह और चीफ कामुगावा की तरह ही अपनी जवानी में ही पागल हो। इससे अब मैं समझदारी समझू या बेवकूफ़ी, चाहे जो भी, तुम चीफ कामुगावा के ही स्टूडेंट हो। ये बात तुमने कह के साबित कर दी। अगर तुम अपने लिए ये चुनते हो देन सो बी इट। मगर ईपो माकनाउची, तो मेरी एक बात जरूर याद रखना, सामने से एक दूसरे के बूथों पे मुक्के मारने के अलावा भी और रास्ते भी होते हैं सामने से मुकाबला करने के। भूसा मारने के अलावा भी भूसा मारने का दूसरा तरीका भी होता है। इस बात को याद रखना, सैंडो के खिलाफ लड़ते हुए में तुम्हारी शायद मदद हो जाए, शायद तुम्हारे पंचेस की स्पीड बढ़ जाए। ईपो ये सुन के कहने लगता है, क्या आपका मतलब मेरे पंचेस का ज्यादा हो जाना, क्या ये पॉसिबल भी है? तो पीछे से चीफ कामुगावा यहाँ पे आके कहता है कि जिस ट्रिक की वो बात कर रहा है, इसने कसम से मुझे काफ़ी मुश्किल वक्त दिया था। वो बताता है कि जब नेको मेरे खिलाफ लड़ता था तो इसी ट्रिक का आजमाता था और मैं हमेशा इससे रस्सियों में धकेला जाता था। तो नेको उसे बोलता है, मेरी अभी भी बूढ़ियों हड्डियों में इतनी जान तो है कि मैं इस टेक्निक को अभी भी तुम्हारे खिलाफ आजमा सकता हूँ। तो चीफ कामुगावा कहता है, ऐसा करो ईपो, सभी को यहीं पे बुला लो। हमारे नेको-चा ने हमें एक बहुत अच्छी टेक्निक की याद दिलवाई है, तो सोचता हूँ कि सभी गैंग्स के बंदों को बता दो। और जब गैंग का एक एक बंदा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो चीफ कामुगावा सभी से कहता है, वैसे जिस टेक्निक को मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, असल में ये टेक्निक सिंपल ही है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से परफॉर्म की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। तो दोस्तों, जिस टेक्निक की चीफ कामुगावा बात कर रहा होता है वो असल में एक मामूली फेंट ही होता है। मतलब कि तुम अपने अपोनेंट को कंफ्यूज करो और उसे अपने जासे में फंसाओ कि जैसे कि तुम उसे पंच मारने को जा रहे हो, पर असल में तुम उस दिशा से पंच हरगिज नहीं मारोगे। पर फेंट्स का बॉक्सिंग में इस्तेमाल करना ये कोई नई बात नहीं है, ये आगे से नेको से ही सुनो। नेको इस बारे में कहता है, फेंट तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव फेंट है वो हर कोई नहीं जानता। इफेक्टिव का शब्द सुन के ही ताकामुरा सबसे पहले समझ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्सिंग की दुनिया में अगर कोई यहाँ पे सबसे ज्यादा जीनियस है वो कोई और नहीं बल्कि ताकामुरा खुद है। लेकिन जो बाकी लोग नहीं समझे उनके लिए चीफ कामुगावा आसान शब्द इस्तेमाल करते हुए कहता है, इसका सही इफेक्टिव वे किलर इंटेंट होता है। मतलब कि तुम्हारे जिस्म का एक एक जर्रा तुम्हारे अपोनेंट को इस कदर कंफ्यूज कर दे कि तुम वाकई में हर हालत में इसी दिशा से पंच मारोगे। अब दोस्तों, ये किलर इंटेंट का दूसरा शब्द किलर इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। किलर इंस्टिंक्ट जानवरों में काफी ज्यादा आम होती है। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी सेंसेस ही दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हाँ,
तुम इस समय में हमला करने वाले हो ना दोस्तों। कभी कभार इंसान भी इसे असल में भी महसूस कर पाता है, जैसे कि तुम किसी दुश्मन को देखते ही और वो समझ जाते हो कि ये बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या फिर तुम कभी कभार अपने दुश्मन के सामने खड़े होते हो, तुम उससे घूरने लगते हो, तुम्हारा दुश्मन भी समझ जाता है कि ये मुझे घूर रहा है और ज़रूर मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो कुछ इसी तरह किलर इंस्टिंक्ट भी होती है कि तुम अपने अपोनेंट और अपने दुश्मन को इस कदर कंफ्यूज कर दो कि हाँ तुम अब इस समय से इस जगह से वार करोगे, पर असल में तुम ऐसा सब अपने दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए करोगे। तुम्हारा अगला वार वहां से होगा जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड किलर फेंट। और इसी चीज़ को नेकोचा अपनी बॉक्सिंग के करियर में इस्तेमाल करता था और धड़ाधम विक्ट्री भी हासिल करता था। तो हाँ दोस्तों, तुम्हारे फेंट को जो एक असली लीथल वेपन में बदल डालती है वो तुम्हारी अपनी किलर इंस्टिंक्ट होती है। इसी तरह चीफ कामुगावा अपने सभी स्टूडेंट्स को मेमोरी बोर्ड्स की तरफ देखने को कहता है, और वो जब मेमोरी बोर्ड्स की ओर देखते हैं तो उनमें किसी की बॉक्सिंग मैच की पुरानी पिक्चर्स लगी होती है। वो पूछते भी है कि ये पिक्चर्स में कौन लोग हैं। तो नेकोचा कहता है जाहिर सी बात है, तुम्हारा अब्बू तो हो ही नहीं सकता, तो मैं और चीफ कामुगावा ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी जवानी की पिक्चर देख के सभी लोगों के रोंगटे उठ जाते हैं कि भाई इनके सरों पे तो बाल भी है। तो चीफ कामुगावा कहता है सब सर पे नहीं बल्कि कहाँ कहाँ बाल होते थे, अब तो मैं क्या ही बताऊं ना दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है चीफ कामुगावा और नेकोचा का, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वार के कुछ समय के बाद जापान में धीरे धीरे करके बॉक्सिंग शुरू हो गई थी। और इस वक्त जो रिंग में आप दो लोगों को आपस में लड़ता हुआ देख रहे हैं वो एक चीफ कामुगावा और दूसरा नेकोचा है। ऑब्वियसली इनकी पहली लड़ाई नहीं होती, इन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस आपस में लड़े होते हैं। जहाँ पे जैसे तैसे करके मैच खत्म होने को जा रहा होता है, हम देख पाते हैं चीफ कामुगावा एक खतरनाक किस्म का काउंटर पंच मार के नेकोचा को पीछे रस्सियों में धकेलते हैं, और जब वो रस्सियों में समा जाते हैं हमारे चीफ कामुगावा उन पे तरह तरह के पंचेस की बारिश कर डालते हैं। दिखने से तो लग रहा था कि सर्टेनली इस मैच का विनर कोई और नहीं बल्कि हमारे चीफ कामुगावा ही है। पर तभी इसी समय में एक खतरनाक किस्म का फेंट का सहारा लेते हैं हमारे नेकोचा। उस फेंट को देख के ही चीफ कामुगावा की फट जाती है। उसने आज तक कभी जिंदगी में ऐसा फेंट नहीं देखा होता, बल्कि चीफ कामुगावा को तो लगा था कि जैसे कि पंच सीधा उसके मुंह पे पड़ भी चुका है। और यही चीज नेकोचा को मदद करती है रस्सियों के पीछे से निकल के आगे आने में। नेकोचा यहाँ पे टूट पड़ते हमारे चीफ कामुगावा पे, और इसी तरह चीफ कामुगावा अपने करियर की पहली हार को गले लगाते हैं। दोस्तों इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है, ना फिक्र मत करें, इनके पास्ट को हम काफ़ी डिटेल से जानेंगे सीजन 3 में, अभी सही समय नहीं आया। इसी तरह चीफ कामुगावा अपने उसी मैच का जिक्र करते हुए कहते हैं अपनी करियर की पहली हार को गले लगाने के बाद ही मुझे तब इसके बाद से एहसास हुआ कि असली वेपन तो एक फेंट ही होता है। अगर तुम उसमें किलर इंस्टिंक्ट शामिल कर लो तो वह लीथल वेपन में बदल जाती है, और उसका इतना असर होता है वो इस कदर तुम्हारे अपोनेंट को बुखला सकता है कि उससे जैसे कि असली पंच से भी ज़्यादा खतरनाक पंच पड़ा हो। और जब तुम इसका ही इस्तेमाल करके उस पर बाड़ी पड़ने लगोगे तो ऊपर से वो पैनिक करने लगता है। आओकी और किमुरा उनकी स्टोरी सुन के दिल से रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि वाह हमें तो फख्र है कि हम किसके स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन इन भोंसड़ी वालों को अभी तो देखो, इनके सर पे एक बाल भी नहीं बचा, सिवाय दूसरे को छोड़ के उसके सर पे 4-5 बाल खड़े हुए हैं। नेकोचा काफ़ी फख्र और खुशी से कहता है इसी फेंट की बदौलत ही मैं चीफ कामुगावा से 3 बार जीत चुका हूँ और 2 बार हार चुका हूँ। पर यह सुन के चीफ कामुगावा अपना 1.5 किलो का हाथ उसके मुंह पे मारते हुए कहता है कि अपने आप को 30 मार खान मत समझ, बस मैंने तेरी थोड़ी सी ही तारीफ की है, तू पता नहीं क्या समझने लगा। चीफ कामुगावा आगे कहता है जहाँ तक मुझे याद है 3 मैचेस तो मैं जीता था और 2 सिर्फ तुम जीते थे मेरे खिलाफ। तो दोस्तों जिस ये एक मैच की बात कर रहे हैं कि मैं जीता हूँ, असल में वो मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल रखता है, वो मैं आप लोगों को सीजन 3 में बताऊंगा। पर ये सुन के नेको गुस्से में आके पानी चीफ कामुगावा के मुंह पे फेंकता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं जानता हूँ हमारी उम्र हिट हो रही है लेकिन बुड्ढे तू अभी से ही सटिया गया है। चीफ कामुगावा भी कहता है क्या तुम मुझे सटियाया हुआ बोल रहे हो,
तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये दोनों बुड्ढे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है। दोस्तों, जिस ये एक मैच को लेके आपस में लड़ रहे हैं कि मैं जीता हूँ, असल में वो एक तरह से डरा था, लेकिन दोनों में से कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो डरा था। चीफ कामुगावा के अकॉर्डिंग वो जीते हैं और नेको चां के अकॉर्डिंग वो जीते हैं। तो इसी वजह से इनकी राइवलरी इस बुढ़ी एज तक चलती चली आ रही है और आज भी ये लोग अपनी विक्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वहीं पे ताकामुरा ईपो से ज़हमत होके कहता है, वैसे ईपो, ये नेको चां का किलर इंटेंट वाला मूव वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेडली है। मुझे भी इसका सही से तरीका आता है और अगर सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड भी है। वो ईपो से भी कहता है कि तुम्हें भी इस पंच को ज़रूर सीखना चाहिए, क्या पता सेंडो के खिलाफ तुम्हारे काम आ सके। तो ईपो आगे से कहता है, मैं इसे समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे अपने जिस्म से किलर इंस्टिंक्ट्स को बाहर निकालना नहीं आती। मुझे ठीक तरीके से इस पंच को थ्रो करना नहीं आता। तो ताकामुरा कहता है, लगता है मुझे तुम्हें डेमो देना ही पड़ेगा ईपो माकनाउची। दूसरे सीन में हम सभी लोगों को बाहर खुली फिजा में देखते हैं, जहाँ पे ताकामुरा कहता है, ईपो रिलैक्स, मैं तुम्हें सही में पंच नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, मेरे इस कदर किलर इंस्टिंक्ट होगी कि शायद से तुम्हें लगे मेरा पंच तुम्हें पड़ चुका है। ईपो जैसे ही रिंग में कदम रखता है तो नेको चा पीछे से घंटी बजा देता है, मतलब कि इनकी मैच की शुरुआत हो चुकी है। ईपो यहाँ पे जैसे तैसे द ग्रेट ताकामुरा के खिलाफ जा नहीं लगता है। ईपो ने यहाँ पे बस अपना बेनली स्टैंड ही लिया होता है कि अभी से ईपो ताकामुरा की किलर इंस्टिंक्ट को महसूस भी करने लगता है। ईपो थोड़ा बहुत डरने लगता है कि शायद से किसी भी दिशा से अब पंच आता ही होगा और इसी वजह से अब वो ताकामुरा के पास जाने से भी हिचकिचा रहा होता है। ताकामुरा उससे कहता भी है, ईपो, अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगे तो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं पाऊंगा। ईपो को ना अपनी तरफ आता देख के ताकामुरा यहाँ पे पहला कदम लेता है और अपने फर्स्ट पंच को थ्रो करता है, जो कि ईपो बड़ी मुश्किलों से नीचे होकर डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद ताकामुरा अपने सेकंड पंच को भी थ्रो करता है, जो कि ईपो बस लगते लगते बचता है। आओकी और किमुरा को भी फिक्र होने लगती है कि ताकामुरा ने तो कहा था वो ईपो को नहीं मारेगा, उसके पंचेस की स्पीड तो देखो, उसकी पंचेस की पावर तो देखो, उसकी पंचेस की स्पिन तो देखो। आओकी, अगर तुम कहो तो मैं एम्बुलेंस को अभी से ही बुला लेता हूँ। ईपो पीछे हटते हटते ताकामुरा को एक और पंच को भी डॉज करता है, जो कि बस ईपो की काफ़ी करीबी से गुजर के हुआ होता है। ईपो कहता भी है कि अगर एक पंच भी मुझे लग गया, डायरेक्ट हिट, कसम से मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे सामने द ग्रेट ताकामुरा खड़ा हुआ है, जिसका एक पंच में इतनी ताकत है कि अगर वो डायरेक्टली मुंह पे लगे तो किसी का भी जबड़ा टूट जाए और ब्रेन डैमेज तो पक्का हो जाए। ईपो सोचने लगता है, सेंडो से लड़ना तो दूर की बात, अगर जिस तरीके से ताकामुरा अपने पंच स्पिन और स्विंग कर रहा है, मेरा काम तो सेंडो से लड़ने से पहले ही यहीं पे तमाम हो जाएगा। ईपो को पीछे हटता देख के ताकामुरा तेजी से आगे आता है और अपने नेक्स्ट पंच को ईपो के मुंह पे मारने की कोशिश करता है। ईपो उसे अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसके चलते ही ताकामुरा उसी सेकंड में अपने एक और पंच को भी थ्रो करता है। ईपो ये तो समझ जाता है इसके पंच का कोई रिदम नहीं दिख रहा मुझे, लेफ्ट राइट रैंडम पंचेस है ये। तो अब ईपो उसके अगले हमले को गैस करने की कोशिश करने लगता है कि इसका अगला हमला अब कौन सी दिशा से आने वाला है। वो ये सोच रही होता है कि वो नोटिस करता कि ताकामुरा अपनी बैक पोजीशन ले चुका है। वो सोचता है क्या ये अपर कट होने को जा रहा है। ईपो अपने ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो इस दौरान ताकामुरा को काफ़ी ज़्यादा सीरियस पाता है, तो ईपो यहाँ पे फौरन से ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी इसी एन मौके में ताकामुरा अपने वेट को शिफ्ट करता है और अपने नॉर्मल जैब में शिफ्ट हो जाता है, जो कि वो भी बस ईपो के बालों को टच होते होते गुजरता है। ईपो फौरन से 2-4 कदम पीछे हटाता है। ईपो अब पहले से ज़्यादा कंफ्यूज और पैनिक करने लगता है। ईपो अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था वह अपर कट था, लेकिन जिस खूबसूरती से ताकामुरा ने बीच में अपने वेट को शिफ्ट कर लिया और उसे स्ट्रेट पंच में बदल डाला। पर ना कि सिर्फ इतना, बल्कि अब यहाँ पे ताकामुरा अपने लेफ्ट पंच का सहारा लेता है। ईपो उसे जैसे तैसे ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है कि उतने में ही वो एक खतरनाक किस्म का ताकामुरा के पंच को अपने पेट में पाता है। नाउ दिस इज व्हाट्स कॉल्ड अ फेंट।
अ डेडली फेंट, अ किलर इंस्टेंट फेंट। तब और तभी ही फेंट की गेम शुरू हो चुकी थी, जब ईपो कंफ्यूज होके सोचने लगा था कि अब उसका अगला हमला क्या होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा, फेट इज एन आर्ट टू कंफ्यूज योर अपोनेंट। अपने आप को दुश्मन पे बाड़ी पड़ने का एहसास दिलवाना दुश्मन को ही, कि उससे तुम यकीन दिलवाओ कि तुम हर जगह मौजूद हो। तुम्हारा वार हर जगह से आ सकता है और किसी भी समय में आ सकता है, जिस वजह से ये होगा कि तुम्हारे अपोनेंट की मूवमेंट कम हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और वो ये सोचने पे ज़्यादा ध्यान देगा कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा और कहाँ से होगा। और जब वो अपने एक्शन का पाबंद हो जाएगा तो तुम गलत जगह से मूव करोगे। वो सोचेगा यही तुम्हारा वार है, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा असली वार होगा ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा दिखावा होगा। ये कहानी यहाँ पे भी आके ख़त्म नहीं होती। अब ताकामुरा एक बार नहीं बल्कि कहीं कहीं बार फेंट का सहारा लेने लगता है। ईपो को तो अब समझ में ही नहीं आ रही होती कि अब क्या चल रहा है, कहाँ से उसका वार आ रहा है और कौन सा वार असली है, किसको ब्लॉक भी करूं और किसको इग्नोर करूं। और बस इसी कंफ्यूजन में ईपो पीछे हटता रहता कि वो खुद को रस्सियों में पाता। ताकामुरा तेजी से साइड से आगे बढ़ता है उसके काम को तमाम करने के लिए। ईपो के पास कुछ और चारा नहीं होता बल्कि फुल टर्टल डिफेंस में जाने के अलावा। मगर ताकामुरा कॉल इट अ डे करता है और यहीं पे इस मैच को एंड करता है। मैच के खत्म हो जाने के बाद ही ईपो सुकून की और चैन की सांस लेता है। ईपो अब बढ़ बढ़ के सांस लेते हुए सोचता है ये फेंट की आर्ट को मुझे मास्टर करना ही पड़ेगा। ये काफ़ी कंफ्यूजन के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कौन सा पंच मुझे लगा ताकामुरा का और कौन सा नहीं लगा। ताकामुरा ईपो से कहता है फेंट के दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। एक तो पहला एडवांटेज ये है कि तुम्हारे अपोनेंट को चाहे भले ही वो तुम्हारा फेंट वाला पंच तो नहीं लगा होता, लेकिन तुम्हारे अपोनेंट को लगता है कि जैसे कि वो सीधा पंच उसके मुंह पे लग चुका है। और दूसरा, जब बंदा पैनिक करने लगता है तो वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है। तो मैं प्रीटी मच गैस करना इजी होता है कि अब वो कहाँ पे भाग के जाएगा, तो उससे पिन डाउन करके उसके काम को वहीं पे तमाम कर सकते हो। तो इसी बात को आगे से चीफ कामुगावा कंटिन्यू करते हुए कहता है तुमने एकदम ठीक कहा ताकामुरा। फेट पंचेस को तुम्हारा अपोनेंट एक असली पंच की तरह लेता है और उसे डॉज करने के लिए ऑब्वियसली वो मूवमेंट करता है और तुम प्रीटी मच गैस कर सकते हो वो कहाँ पे भागेगा। तो बस तुमने उसे वहीं पे टैकल और सर्कल करने की कोशिश करना है जहाँ पे वो डॉज करने की कोशिश करेगा। इट्स प्रीटी सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट, मगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग से तुम इसे अचीव कर सकते हो। ईपो यहाँ पे अभी भी इसी टेक्निक को लेके सोच रही होता है कि इसी में आओकी अपने ग्लव्स पहन के रिंग में एंटर करता है। वो ईपो से कहता है ईपो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन पीछे हटो, मुझे इसके बारे में थ्योरी पता चल गई है। अब मैं ताकामुरा की खिलाफ वर्जी करूंगा। ये कहते हुए वो अब ताकामुरा के राइट जाने लगता है अपना स्टैंस और अपना पैटर्न को मेंटेन रखते हुए, और अचानक से वो गायब हो जाता है, जो देख के सभी वहीं पे चौंक जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं ये साला आओकी एक फ्रॉग बंक के नीचे बैठा होता है और कहता है मैं इसे नाम दूंगा फ्रॉग पंच। इसका बेहुदा पंच देख के ताकामुरा से लात मार के पीछे फेंकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सेकंड के लिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आओकी इस कदर नीचे जाने वाला है, और उसकी डाइव भी परफेक्ट वक्त पे थी। बस उसने आगे एक कदम लेके पंच नहीं थ्रो किया। चीफ कामुगावा कहता है आओकी ने जो हमें दिखाया वो काफ़ी बेकार था, क्योंकि उसमें किलर इंटेंट और किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी। चीफ कामुगावा ये भी बताता है, लेकिन हाँ, किलर इंस्टिंक्ट को अपने जिस्म से एकदम से बाहर निकालना अपनी मर्जी से ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और ये एक रात में मास्टर भी नहीं होता। इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। नेको चाबी कहता है किलर इंस्टिंक्ट के लिए तुम्हें अपनी जानवरों की तरह अपनी सारी की सारी सेंसेस को शार्प करना होगा। और हाँ, इसमें तुम्हारी आंखें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि तुम अपने दुश्मन को किस तरह से घूरते हो अपनी कातिलाना निगाहों से। दोस्तों, अगर तुम लोगों को याद हो किलर इंस्टिंक्ट हमें बाकी हानमा में सबसे अच्छी दिखाई गई है। जब बाकी अपने दुश्मनों को घूरता है तो उनकी फट के हाथ में आ जाती है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि बाकी 2018 में तो हमें बढ़ चढ़ के किलर इंस्टिंक्ट के बारे में बताया गया है। जब बाकी अकेला क्लास में मौजूद होता है तो सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो क्यों कांप रहे हैं, बस बाकी की मौजूदगी ही काफ़ी होती है।
उनके चूतरे जाम करने के लिए। खैर, इस शो का नाम बाकी हानमा नहीं है बल्कि हाजिमे नो ईप्पो है। तो चीफ कामुगावा ईप्पो से कहता है, नाओ ईप्पो, मुझे पता तो है तुम इंस्टेंट का कभी कभार सहारा लेते हो, लेकिन ऑब्वियसली पूरे तरीके से इंस्टेंट पे तुम कभी रिलाई नहीं करते। तुम इस किस्म के फाइटर हो ही नहीं। तुम इस टाइप के फाइटर हो जो ज्यादातर अपने पंचेस के दम पे लोगों को पीछे धकेलते हैं। नाउ यही तुम्हारा स्टाइल है और यही तुम्हारी खासियत है और यही तुम्हें ईप्पो माकनाउची बनाती है और यही तुम्हें एक दिन जापान तो क्या वर्ल्ड टाइटल तक ले जाएगी। तो अब बात करते हैं किलर इंस्टेंट के बारे में। तुम जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते जाओगे, तुम खुद ही ये ज़रूर अचीव कर लोगे और दोनों को एक साथ अचीव करना है। इसके लिए तुम्हें बस ट्रेन करते रहना होगा। ट्रेनिंग ट्रेनिंग और बस ट्रेनिंग ही। हार्ड वर्क तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करेगा, स्मार्ट वर्क तुम्हारा फेंट खिलाएगा। इसी तरह पूरा दिन रफ ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग जाके एक साथ नहाने लगते हैं। ऑब्वियसली ये लोग गे नहीं है, ये जापानीज पीपल एक साथ बात कर लेते हैं। कितनी बार मैं एनिमे में पहले ही बता चुका हूँ। और ये लोग बात कर रहे होते हैं अपने चीफ कामुगावा के बारे में। इस एज में भी ये काफ़ी ज़्यादा जुनून और जज्बा और हिम्मत रखते हैं। तो मैनेजर यागी भी इसी बात से सहमत होकर कहता है, ये तो बस इनकी किस्मत खराब थी कि जापान में उस समय में वार चल रही थी, वरना मुझे पूरा यकीन है कि चीफ कामुगावा और नागी ज़रूर वर्ल्ड टाइटल के लिए जाते हैं। तो मिस्टर शिनोदा भी यहाँ पे बताते हैं कि चीफ कामुगावा इसलिए अभी भी इतनी हिम्मत रखते हैं क्योंकि वो ओल्ड टाइमर बॉक्सर है। उस समय में बॉक्सर दिन में 4-4, 5-5 मैचेस भी लड़ा करते थे। अब जाके ईप्पो और बाकी लोग भी समझ जाते हैं। तो अच्छा, ये वजह है कि चीफ कामुगावा इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं हमारे साथ कि ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसा ही सख्त वक्त काटा है और इसी ने उन्हें मजबूत भी बनाया है। उधर ही हम बाहर खुले में नेको और चीफ कामुगावा को देखते हैं। नेको कहता भी है कि इन लड़कों को यूं ट्रेनिंग करता देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई। चीफ कामुगावा भी कहता है कि हाँ, मेरे भी अभी जज्बात यही है इस वक्त। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, जब मैं इनका पास्ट एक्सप्लेन करूंगा आप लोग शायद से इनकी बॉक्सिंग पैटर्न और उनकी ट्रेनिंग देख के तंग रह जाए। ये लोग ईप्पो और ताकामुरा से कई गुना ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग करते थे और इवन के वार के समय में भी इनके हौसले पुस्त नहीं हुए। और जब ये लोग एक दूसरे को देख के बातें कर रही होते हैं तो चीफ कामुगावा भी कहता है कि मुझे उस मैच के बारे में अच्छे से याद है। वो मैच ड्रॉ नहीं हुआ था बल्कि मैं जीता था और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लड़ता, मेरा मतलब नहीं लगता, तो हम इसे आज और अभी के अभी डिसाइड कर लेते हैं। नेको कहता है, मुझे भी यही लगता है, हमें डिसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे मुताबिक उस मैच का विनर मैं था। और बस हम दोनों के चेहरे पे एक अजीब और क्रीपी सी मुस्कुराहट को देख पाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं ताकामुरा, ईप्पो वगैरह नहा के बाहर आते हैं। वो लोग देखने लगते हैं चीफ कामुगावा और नेको कहाँ पे गए। ताकामुरा जोरदार बेल बजाता है कि आप लोग कहाँ पे हो, सामने आओ। दरअसल में वो जैसे तैसे करके ये बेल बजाता है, ये चीफ कामुगावा और नेको के लिए मैच स्टार्टिंग की आवाज़ होती है। और अब ताकामुरा और बाकी लड़कों को पंचेस थ्रो करने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो दौड़े दौड़े बाहर जाते हैं। वो बाहर आके देखते हैं ग्राउंड पे खून की छींटें गिर रही है और ऑब्वियसली ये इनके मुंह से बैर होता है। दोनों के दोनों ने एक दूसरे के मुंह में अपने अपने भूसे थोपे होते हैं और अब दोनों एक एक पंच खा के वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और आज एक बार फिर से जब सारे लोग ऊंचे खराटे मार के सो रहे होते हैं, हम रात के अंधेरे में ईप्पो को जागा हुआ पाते हैं। उसके मन में थोड़ी सी परेशानी सी होती है और जाहिर सी बात है इसके साथ ईप्पो चीफ कामुगावा और नेको की ग्रेट राइवलरी के बारे में भी सोच रहा होता है कि इनकी ग्रेट राइवलरी को एटलीस्ट डेकेड्स तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज भी बॉक्सिंग को लेके सेम जुनून और जज्बे को अपने सीने में रखते हैं। इनके जो सीने में जुनून और जज्बा आज भी दफन है, ये लेटेस्ट बॉक्सर्स और न्यू जंग के बॉक्सर्स में भी नहीं पाया जाता। इवन के बॉक्सिंग को लेके इनको इतना ज़्यादा प्यार है कि ये आज भी किसी वे में बॉक्सिंग को कैरी आउट करते हैं। जैसे कि चीफ कामुगावा खुद बॉक्सिंग तो नहीं लड़ते, लेकिन अब वो बॉक्सिंग सिखाते हैं। तो इसी तरह ईप्पो सेंडो और अपने पिछले मैच को लेके सोच रहा होता है कि मैं चीफ कामुगावा के जुनून और जज्बे को समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सेंडो को हरा दिया था वो मेरे पंच से डायरेक्टली नॉक डाउन नहीं हुआ था, चाहे भले ही
वो मेरी पिछली डैमेज से हो गया था। ईपो सोचता है अगर उस मैच का अलग ही मजा होता अगर वो डायरेक्टली मेरे पंच से नॉकडाउन होता, और चूंकि वो मेरे डायरेक्टली पंच से नॉकडाउन नहीं हुआ था, मुझे आज भी लगता है कि वो बैटल किसी वे में इनकम्प्लीट था। और ना कि सिर्फ इतना, बल्कि सैंडो को वहां पे बैठ के मुझे अपनी कातलाना निगाहों से घूरना भी मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या होता अगर बैटल और आगे तक चलता, फिर हम में से कौन विनर निकलता। इस बात का जवाब मैं बहुत जल्द जान लूंगा। और इसी वजह से ईपो माकनाउची भी सैंडो से सामने से लड़ने के लिए पहले से ज्यादा बेताब है। वो जानना चाहता है कि हम में से बेस्ट कौन है। इवन के जापान में जितने भी बॉक्सिंग के फैन हैं, वो बार बार ईपो माकनाउची और सैंडो के पंचेस को आपस में कंपेयर करते हैं। इसके पंचेस में ज्यादा दम है, कौन ज्यादा डेडली पंचेस को थ्रो करता है, इसका फुटवर्क बेटर है, और कौन ज्यादा बेटर बॉक्सर है। अगर जापान में ईपो ने सैंडो को हरा दिया तो पूरी की पूरी जापान की फेदरवेट क्लास में कोई बॉक्सर भी नहीं बचेगा जो कि ईपो से ज्यादा पावर रखता होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ईपो जापान की फेदरवेट क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर खिलाएगा, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में तो जरूर गिना जाएगा। ना दोस्तों, अब बारी आती है सवाल की जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। आज का क्वेश्चन ये है, एक यामादा नाम का जूनियर फाइटर होता था, वो बहुत जल्द ईपो के खिलाफ वापस लड़ने आएगा। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों को उसका नाम तक भूल चुका होगा और आपके दिमाग में उसकी पिक्चर तक नहीं होगी कि ये जूनियर नाम का यामादा कौन सा फाइटर है। लेकिन दोस्तों, जो भी इसका जवाब देगा उसे मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली ईपो की वीडियो में शाउट आउट या जो भी वो मांगता है दे दूंगा। अगर वो इंस्टाग्राम की प्रमोशन क्यों ना हो, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल की प्रमोशन क्यों ना हो, इसने मुझे ये जवाब ठीक दे दिया, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रमोशन करूंगा। तो चलो यार, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ईपो सैंडो के बारे में सोचते हुए कहता है कि हमारे बीच की फाइटिंग अभी भी ठीक तरीके से ख़त्म नहीं हुई, तो मैं जब भी उसके खिलाफ एरिना में लड़ूंगा सो आई मेक श्योर कि हमारी फाइट वहीं पे ख़त्म हो जाए, और ऐसे वैसे ख़त्म भी ना हो, बल्कि ख़त्म तो मेरे पंच के दम से ही होगी। कहानी नेक्स्ट डे पे जाती है, जहाँ पे इस बार ताकामुरा ना कि सिर्फ मैनेजर यागी को बल्कि नेकोचा और उसके पालतू डॉग को भी अपने पीठ पीछे बिठा के बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। वो चढ़ाई चढ़ रहा होता है और चढ़ाई उतर रहा भी होता है, और इसी तरह भागते भागते वो 50 राउंड्स कंप्लीट करता है। दूसरी तरफ किमुरा और आओकी की तो स्क्वाट्स लगा लगा के पैरों और कमर में शदीद किस्म का दर्द उठ चुका होता है। और जबकि ईपो इस बार अपने पंचेस को शार्प करने में लगा होता है, जहाँ पे चीफ कामुगावा पैट्स की डिफरेंट लोकेशंस को ट्राई कर रहा होता है और ईपो अपने पंच कोन में दम पे चला जा रहा होता है। आओकी किमुरा यहाँ पे देखते हैं कि ईपो की फटी पड़ी है। ये क्या, ईपो तो हमेशा ट्रेनिंग में सख्त से सख्त ट्रेनिंग को झेल लेता है। आज उन्हें एहसास होता है कि इस बार की ट्रेनिंग ईपो के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ है। शिनोदो यहाँ पे बताता है कि असल में चीफ कामुगावा ईपो पे 3 महीने सख्त कड़ी मेहनत को सब कुछ हफ्तों में समराइज करके दे रहा है। इसका मतलब है ईपो 3 महीने जितना स्ट्रॉन्ग सिर्फ 7 या 8 दिनों में ही हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह की सख्त ट्रेनिंग से ईपो गुजर रहा है, जिस वजह से ईपो की बॉडी कीप अप नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली अगर ईपो ने इतनी ज़्यादा पावर को गेन कर लिया तो वो सैंडो को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगा, और वो जैसे जैसे सैंडो को पीछे धकेलेगा ही तो ईपो को डैम्सी रोल को किक इन करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। और फिर ईपो के पावर पंचेस को गले लगाने के बाद हम चीफ कामुगावा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट देख पाते हैं, जैसे कि उसे ईपो पे अब फख्र हो रहा हो। ये है हुई ना मेरे शेरों वाली बात। जब सारे लोग एक तरफ ट्रेनिंग से टूट रहे होते हैं और मर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम ताकामुरा को देखते हैं जिसे इस ट्रेनिंग से ज़रा भी फर्क तक नहीं पड़ रहा होता। ताकामुरा कहता है क्या हुआ, बस इतनी ही ट्रेनिंग थी आज के लिए। नेको भी ये देख के कहने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जापान के पास ताकामुरा जैसा गिफ्ट है। वो कम्प्लीटली बॉक्सिंग की दुनिया में तबाही मचा देगा और एक दिन वर्ल्ड टाइटल तक भी ज़रूर जाएगा। जो सुन के ताकामुरा मजीद फ्लेक्स मारते हुए कहता है जापान में कोई ऐसा है ही नहीं मेरे जैसा और ना कभी पैदा होगा। ना दोस्तों, अगर आप लोग कहते हैं ताकामुरा काफ़ी घमंडी इंसान है तो आप गलत हैं।
असल में ताकामुरा काफ़ी चिल इंसान है और ऑब्वियसली वो चैलेंज ढूंढ रहा है अपने लिए, और उससे किसी ने चैलेंज दिया नहीं, वो भी थक चुका है। इस वजह से वो फाइटर्स का मजाक उड़ाता है ताकि शायद से लोग मोटिवेट हो जाए और उस तक पहुंचने की कोशिश करे। और अगर आप सोचते हैं कि ताकामुरा अभी भी घमंडी है तो हाँ, होना भी चाहिए, उससे इतनी ताकत रखता है। इस शो में अगर कोई मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है तो वो ताकामुरा ही है। इसके चलते ही आज इन लड़कों का ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ पे एंड हो रहा है और इसी के साथ हमारी फिलहाल एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।